हेलो बच्चों। बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज एक बिल्कुल नए चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है बच्चों प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नंबर 13 है। तो आज इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर का श्री गणेश करेंगे। ठीक है, बड़ा ही आसान चैप्टर है और इसके अंदर हमारे पास ना 5 एक्सरसाइज हुआ करती थी किसी ज़माने में, 13.1 टू 13.5। पर अब इस बार 13.4 और 5 कैंसिल कर दी गई हैं, काट दी गई हैं, डिलीट कर दी गई हैं। तो हमारे पास सिर्फ 3 एक्सरसाइज है और मिसलेनियस एक्सरसाइज है। ठीक है, तो 3 टॉपिक्स इसके अंदर हैं। पहले इसके अंदर 5 टॉपिक हुआ करते थे। पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दूसरा टॉपिक है बच्चों इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, एंड फॉर्मूलाज, इंडिपेंडेंट इवेंट और फॉर्मूले। थर्ड टॉपिक है हमारा बेस थ्योरम। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, बेस थ्योरम। तो ये 3 टॉपिक हैं। इसके ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज 13.1, एक्सरसाइज 13.2 और इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है 13.3। ठीक है, इन तीनों का मिला मिलू के मिसलेनियस बनती है। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं बचा बच्चों, छोटा सा ही चैप्टर है और बिल्कुल ध्यान से आपने स्टार्ट करना है। आज स्टार्ट करेंगे इसको, मतलब मैक्सिमम इस हफ्ते में, इस हफ्ते से पहले कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद पूरी यही है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, सबसे पहले वो समझते हैं। जैसे आपने ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी समझने से पहले ना एक छोटी सी बात और समझते हैं कि पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी को, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को, कोई ए इवेंट है हमारा, ए को क्या है, इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी ना हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, पहली चीज़ आपको ये समझनी है। दूसरी बात कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 100% के बीच में लाई करती है। परसेंटेज में बात करें तो 100। ठीक है, 0% से 100% के बीच में लाई करती है। कहने का मतलब वही है, जब परसेंटेज हटाओगे तो अपॉन में 100 आ जाता है, परसेंटेज हटाने के बाद अपॉन में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो 100 आएगा तो कैंसिल आउट होने के बाद ये 0 बाई समथिंग 0, तो वो ऑटोमेटिक प्रोबेबिलिटी हमारी 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। कहने का मतलब वही है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्या होता था, नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम टू दैट इवेंट अपॉन में टोटल। टोटल को यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ का मतलब है फेवरेबल और एस का मतलब है सैंपल स्पेस। क्या मतलब है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, जिसके अंदर टोटल आउटकम आ रही हो। कितनी आउटकम आ रही हो, टोटल आउटकम्स। तो ये कहानी है प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, इसके बाद बच्चों छोटी छोटी सी बातें आपके लिए जानना जरूरी है कि हम ना, 2 कॉइन्स आर टोस्ट, ये लिखा हो या लिखा हो 1 कॉइन, ए कॉइन या ए कॉइन इज टोस्ट ट्वाइस, ये एक ही बात है। ठीक है, 2 कॉइन को एक बार टॉस करना या एक कॉइन को 2 बार टॉस करना, एक ही बात है, दोनों की सेम आउटकम निकलेगी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट एक ही है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसी तरीके से 3 कॉइन को एक बार टॉस करना या एक कॉइन को 3 बार टॉस करना, इवेंट एक ही है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही डाई के केस में भी है, एक डाई को 2 बार टॉस करना या एक ही डाई को, 2 डाई को एक बार टॉस करना, एक ही बात है। ठीक है, कोई उसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। बच्चों ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये तो आपको एक छोटा सा नोट आपको पता चल गया, जिससे आपको क्वेश्चन में तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, अभी बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं। अगली चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया है तो टोटल आउटकम कितनी बनेगी, नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस यानी टोटल आउटकम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस यानी टोटल आउटकम। जैसे एन ऑफ एस लिख रखा है, तो वो कितनी बनेगी, 2 बनेगी। अगर 2 कॉइन को टॉस किया है या एक कॉइन को 2 बार टॉस किया है तो टोटल आउटकम कितनी बनेगी, 2 इंटू 2। पहले के भी 2 चांसेस, दूसरे के भी 2 चांसेस, तो टोटल कुल मिला के कितने, 4 चांसेस। अगर 3 कॉइन को एक बार टॉस किया या एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, एक ही बात है ना, तो उस केस में टोटल आउटकम कितनी बनेगी, 2 इंटू 2 यानी 8। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अगर एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो 2 आउटकम, अगर एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो 4 आउटकम, एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो 8 आउटकम, 4 बार उछालते हैं तो 16 आउटकम। ऐसे ही डाई के केस में भी, डाई के वाले में भी लिख देते हैं यहाँ पे, इसको नोट करते रहना साथ के साथ, मैं रब भी करता रहूँगा। ठीक है, तो डाई के केस में भी बिल्कुल सिमिलर है, ऐसा ही है। डाई को अगर एक बार उछालते हैं, ठीक है, तो डाइस है, एक बार उछाला तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 6 बनेंगे।
डाई को 2 बार उछालते हैं, या फिर एक डाई को 2 बार उछाल लो या 2 डाई को उछाल लो, एक ही बात है। तो उस केस में कितने आउटकम बनेंगे, 6 × 6 36। अगर 3 बार उछालते हैं डाइस को तो उस केस में कितने आउटकम बनेंगे, 6 × 6 × 6 यानी 216। क्लियर। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बात आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। इतना नोट करने के बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे कूद जाते हैं। बच्चों अब तक हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे सिंपल प्रोबेबिलिटी, अब पहला टॉपिक हमारा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है बच्चों, अगर मान लो आप ना एक सिक्के को उछाल रहे हो, अगर आप एक कॉइन को उछालते हो, ये सिक्के को 2 बार उछालते हो, एक कॉइन को 2 बार आपने उछाला, तो ये आउटकम आएंगी, ठीक है। लेकिन जैसे क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे ना जैसे हम कहते हैं ना, जैसे कोई 4 बंदे कार्ड खेल रहे थे, ठीक है, और एक बंदे ने ना कार्ड को ऐसे देख लिया, छुप के देख लिया, तो उसके कार्ड देखने की वजह से उसको कुछ चीज़ें पता चल गई कि इसके पास कौन से कार्ड है, उसके पास कौन से कार्ड है, तो ना उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। उसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मान लो हमें पता चल गया कि पहले कॉइन पे हेड आया है, तो दूसरे पे हेड आने के क्या चांस है, फिर तो सिर्फ हम इन 2 आउटकम को देखेंगे ना, इस आउटकम को और इस आउटकम को। अगर हमें पता चल जाए कि पहले कॉइन को उछालने के बाद उस पर हेड आ गया है, अब दूसरे पे भी हेड आए, उसके क्या चांसेस है, हाफ चांसेस है, या तो दूसरे पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है। तो यानी इस चीज़ से हमारी प्रोबेबिलिटी की नॉलेज बढ़ चुकी है, ठीक है। इस चीज़ से हमारी प्रोबेबिलिटी की नॉलेज क्या हो गई है, बढ़ गई है। अगर पहले हमें ये बताना होता कि दोनों कॉइन पे हेड आया है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी थी 1/4 दोनों कॉइन पे हेड आने की। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि पहले पे हेड आ चुका है और दूसरे पे भी हेड आए, मतलब दोनों कॉइन पे हेड आए, उस केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/2। अगर हमें इस बात का पता हो कि फर्स्ट कॉइन ने क्या शो किया है, हेड शो किया है, ठीक है, फर्स्ट कॉइन शोज हेड, अगर हमें इस बात का पता हो तो दोनों पे हेड आने के क्या चांस है, 1/2। क्योंकि देखो इस बात का पता है कि पहले कॉइन ने हेड दिखाया है, तो 2 ही आउटकम बची हेड वाली, तो ये तो खत्म हो गई आउटकम, इनको तो देखेंगे ही नहीं। तो दूसरे पे भी हेड आने के क्या चांस है, मतलब दोनों पे हेड आने की हाफ चांसेस हैं। इधर अगर आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, नथिंग इज नॉन, तो उस केस में दोनों पे हेड आने के 1/4 प्रोबेबिलिटी है। मतलब किसी इवेंट की नॉलेज होने से, किसी इवेंट का नॉन होने से, किसी इवेंट के गिवन होने से, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ गया, तो इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बच्चों ये तो आपको समझाने की बात थी, अब बात आती है क्वेश्चंस में कैसे आएगा, तो वो ज़रा समझना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, उसको ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी A/B, जहाँ पे A हमारा इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी इवेंट्स प्रोबेबिलिटी टू बी फाइंड आउट। और बी हमारा क्या है, गिवन इवेंट है। कैसा इवेंट है, गिवन इवेंट। बच्चों ध्यान रखना, जो गिवन इवेंट होगा वो हमेशा बाय में आएगा। A/B लिखा हुआ है तो इसका मतलब A आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऐसे पढ़ेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी A/B, उसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज गिवन। B का आपको पता चल चुका है और A की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है A/B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान रखना है। अगर B इवेंट आपको नोन है या B इवेंट आपको गिवन है, तो इस फॉर्मूले से आप A/B की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें अंदर, 13.1 एक्सरसाइज जब आप निकालोगे पेज नंबर 538 के ऊपर, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बड़े ही सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, ठीक है, जिनमें आपको फॉर्मूला दे रखा है और आपसे क्या पूछ रखा है, कोई ना कोई 2 आइटम दे रखे हैं, तीसरे आइटम के बारे में पूछ रखा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोबेबिलिटी E/F निकालनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी E/F का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी E/F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F, यही चीज़ है। तो ये चीज़ लिखी हुई है। अब हमें दोनों चीज़ें गिवन है, E/F भी पता है हमें कितना है, 0.2 है, और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ F भी दे रखी है इस क्वेश्चन में 0.3 है, तो हम इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं, ये हमारा आंसर है। ऐसे ही आप F/E निकालना चाहते हो, अगर प्रोबेबिलिटी F/E आपने निकालनी है तो क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी E/F। F/E लिखो या E/F लिखो, एक ही बात है, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो उनकी वैल्यू भी आपको नोन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E दे रखी है आपको 0.6, तो ये आ जाएगा 2/6 यानी 1/3, ये आपका आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, उसके अंदर भी आपको ये सेम बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी चीज़ें सेम है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ना आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि A यूनियन B का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B और माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, देखो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, ए बाय बी गिवन है, तो उसका यूज़ करके आप इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का यूज़ करके ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो सेकंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। कई बार ये फॉर्मूला इस तरीके से भी यूज़ होगा आगे जाके, मैं दोबारा भी लिखूँगा इस फॉर्मूले को। इंटरसेक्शन इधर आ गया, यूनियन उधर चला जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से भी यूज़ हो सकता है, इस तरीके से भी यूज़ हो सकता है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा ही ईजी है, 4 भी आप खुद ट्राई कर सकते हो। 4 में बस आपको ना ए और बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरीके से लिखा हुआ है कि 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13। तो उस केस में आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 टाइम इज इक्वल टू 5/13 है, और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आपकी 5/13 है। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। साथ में आपको यूनियन की निकालनी है। ठीक है, ए बाई बी दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी आपको गिवन है 2/5। ठीक है, और यूनियन की आपने निकाल लेनी है, बड़ा ही ईजी है। ठीक है, यूनियन की आप इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला लग जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/5। बी का भी पता है आपको, इंटरसेक्शन निकल जाएगा यहाँ से, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि 5/13 है। कैंसिल आउट होने के बाद ये 2/13 आ गया। अब आपको ना इंटरसेक्शन का भी पता चल चुका है, ए का भी पता है, बी का भी पता है, इंटरसेक्शन का भी पता है। तो वो लंबे वाला फॉर्मूला ए यूनियन बी वाला लगा के आप ना ए यूनियन बी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सिमिलर है, सेम है, आपसे हो जाएगा। ए यूनियन बी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है। पहले लंबे वाला फॉर्मूला लगा के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और उसके बाद ए बाई बी की, बी बाई ए की ईजिली आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको सिंपली ये बोला हुआ था कि ले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ले इंटरसेक्शन और निकाल दे ए बाई बी बाई ए यूनियन बी। ठीक है, तो बड़े फॉर्मेटिकल क्वेश्चन थे। इसके बाद कुछ टाइप के क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसके अंदर क्या होगा, आपको ना ई और एफ इवेंट दे रखा होगा, ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट है हमारे पास, तो उनको देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का ना कोई पार्ट कर लेते हैं, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं पहले। तो उसमें आपको ई दे रखा है, एक इवेंट ई पहले से बना के दे रखा है। क्या लिखा हुआ उसमें, हेड ऑन थर्ड टॉस। और एफ इवेंट बना के दे रखा है, उसमें लिखा हुआ है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। ठीक है, तो ये चीज़ दे रखी है। अब इसका मतलब देखो सैम्पल स्पेस निकालना है। कोइन कितनी बार उछाला है, 3 बार उछाला है। तो कोइन को 3 बार उछालते हैं तो क्या क्या आउटकम आती हैं, वो आउटकम बनाना भी सिखा रहा हूँ आपको। अगर आपकी ना 8 आउटकम आएंगी, कोइन को 3 बार उछाला है, 8 आउटकम आएंगी। बनानी कैसी है, 4 बार आप हेड लिख लो और 4 बार ये आप टेल लिख लो। ठीक है, बनाना सिखा रहा हूँ ईजी मेथड से। 4 बार हेड लिख लिया, 4 बार टेल। अब 2 बार हेड लिख दो और 2 बार टेल लिख लो, 2 बार हेड और 2 बार टेल। फिर 1 बार हेड, 1 बार टेल, हेड टेल, हेड और टेल, हेड और टेल। ठीक है, तो ये 8 आउटकम बन गई हैं। ई हमारा क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस। तो कौन कौन सी आउटकम है ई की, जिसमें थर्ड टॉस पे हेड आ रहा हो। तो एक तो ये है हमारी थर्ड टॉस पे हेड आ रहा है, एक ये है इसमें भी थर्ड टॉस पे हेड आ रहा है, ये भी लिख ली। एक ये है इसमें भी थर्ड टॉस पे हेड आ रहा है, और लास्ट में कि ये है TTH, इसमें भी थर्ड टॉस पे हेड आ रहा है। एफ क्या है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 टॉस पे हेड आ जाइए, तो वो हमारा एफ इवेंट है। पहले 2 टॉस पे हेड जिस जिस आउटकम में आ रहा है वो सारी लिखनी है। ठीक है, तो पहले 2 टॉसेस पे हेड इन्हीं आउटकम में आ रहा है। एस लिख लिया, ई लिख लिया, एफ लिख लिया। अब एक ई इंटरसेक्शन एफ की भी बात होती है, तो वो देखो ज़रा, इनमें क्या कॉमन है। एक तो इनमें HHH ये कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है इनके अंदर। ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो यही आउटकम कॉमन है। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट, ई के अंदर कितने एलिमेंट हैं टोटल, इसी तरीके से आपने क्वेश्चन में प्रोसीड करना है। 1 2 3 4 एलिमेंट है। एफ के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 और 2 एलिमेंट है। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, ई इंटरसेक्शन एफ में, ई इंटरसेक्शन एफ में 1 ही एलिमेंट है देखो। ठीक है, और एस में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस 8। तो ये लिख लिया आपने। अब आपने निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ निकालनी है, जिसका फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब देखो, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, तो उसके फेवर में कितने एलिमेंट हैं, 1।
अपॉन में टोटल एलिमेंट कितने हैं 8, तो ये तो निकल गई इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। अब नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालनी है। एफ के फेवर में कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया तो 1/2, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। पहले इवेंट लिखना है, क्या है इवेंट के सैम्पल सारे आउटकम लिखने हैं, फिर एफ इवेंट उसके सारे आउटकम, एस इवेंट उसके सारे आउटकम, ई और एफ के इंटरसेक्शन के सारे आउटकम, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट सब में लिख लिए सेट में कितने हैं, फिर जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है वो आप निकाल सकते हो। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, समझने वाली बात थी। अब इसके अंदर ही सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन भी है जैसे एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है कम से कम 2 हेड आए, तो हम वो आउटकम लिखेंगे जिसमें कम से कम 2 हेड आ रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही एट मोस्ट 2 हेड का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आए, तो वो आउटकम लिखेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आ रहे हो, 2 से ज़्यादा हेड नहीं आने चाहिए, ठीक है। एट मोस्ट 2 टेल का मतलब भी वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आए, मतलब वो आउटकम लिख दो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आ रहे हो, या तो एक भी टेल ना आ रहे हो, या एक टेल आ रही हो, या 2 टेल आ रही हो, बस। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब होता है कम से कम एक टेल आए, तो या तो कोई भी टेल नहीं आ रही तब भी वो आउटकम भी आएगी, और एक टेल आ रही है तब भी वो आउटकम भी आएगी, ठीक है। तो ये आप खुद बना सकते हो और खुद ट्राई कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन हैं। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 7 करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ आप लोगों को। बाकी के पार्ट बड़े ही ईजी हैं बच्चों, खुद ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी मैं नोट्स भी आपको सेंड जरूर करूँगा ताकि आपकी हेल्प हो जाए। जैसे मैं हर चैप्टर के नोट्स आपको भेज रहा हूँ, तो इस चैप्टर के भी नोट्स भेजूँगा बहुत जल्द। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ उससे देख के भी आपको पता चल सकता है, बस सिर्फ कंसेप्ट आप समझ लो यहाँ से, ठीक है। लिखा हुआ है टेल्स अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, ठीक है। और एफ का मतलब क्या है, हेड 1 कॉइन शोज हेड। सैंपल स्पेस क्या है, कॉइन को ना 2 बार उछालना है, 2 कॉइन्स आर टोस्ट, वही बात है, कॉइन को 2 बार उछालना है, या एक कॉइन 2 बार टॉस किया, या टॉस 2 कॉइन को 1 बार टॉस किया, एक ही चीज़ है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कह रहा है टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन। अब ये नहीं सोचना कि एक पे टेल आ रही है 2 पे भी टेल आ सकती है, नहीं, उसने कहा एक कॉइन पे टेल आए, तो वो वाली आउटकम लिखनी है जिसमें एक ही कॉइन पे टेल आ रही है, तो वो 2 आउटकम यही है। 1 कॉइन शोज हेड, एक कॉइन हेड शो करे, तो ये वाली आउटकम है, सेम आउटकम है, मतलब ये वाली आउटकम है जिसमें एक कॉइन पे टेल आ रहा है, वही वाली आउटकम है जिसमें एक कॉइन पे हेड आ रहा है, क्लियर। एस ये है हमारा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट लिख लेते हैं, पहले ई इंटरसेक्शन एफ भी बनाओ। ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा, दोनों ही आउटकम आ जाएंगी एच टी और टी एच, क्लियर। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितने हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ कितने हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितने हैं 4, कितने हैं 4। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ हमने निकालनी है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक। तो फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब 2 फेवर में 2 हैं इसके, तो टोटल कितने हैं 4, तो 2/4 ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई ई इंटरसेक्शन एफ की। और नीचे एफ है तो एफ के फेवर में कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 4, कैंसिल होने के बाद कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1, तो ये आपका आंसर है इस केस में, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है, 3 डाई को टॉस कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा सोचने वाली बातें हैं 8th और 9th क्वेश्चन में, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जहाँ तक हो सकता है डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है तो फिर वो ऑटोमेटिकली ना कट जाती है अपने आप ही, फ़ोन में थोड़ी सी दिक्कत है इस चीज़ की, तो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में ना एक डाई को 3 बार उछाला है। अब अगर बहुत बड़ा सैंपल स्पेस है तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, डाई को 3 बार उछालते हैं तो कितने एलिमेंट आते हैं उसके अंदर सैंपल स्पेस में, 6 × 6 × 6, तो 216, तो 216 को लिख नहीं सकते हम लोग, तो लिखेंगे भी नहीं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा सैंपल स्पेस है तो उसको लिखना नहीं है, वैसे ही समझना है। ई का मतलब है यहाँ पे बच्चों 4 अपीयर ऑन 3rd टॉस, कह रहा है चौथी टॉस 3rd टॉस पे 4 आना चाहिए, मतलब पहली 2 टॉस कुछ भी हो, लास्ट वाली पे 4 आए, कहने का मतलब लास्ट वाली फिक्स है, तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, 6 में से कोई भी नंबर, यहाँ पे भी 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन यहाँ पे एक ही नंबर आ सकता है, वो है 4, तो कितनी आउटकम हुई 36। तो इस तरीके से ई को भी लिखेंगे नहीं, बस डायरेक्ट बना लेंगे, ई के अंदर कितनी आउटकम है 36। ऐसे ही एफ़ की बात करते हैं, एफ़ में बोला हुआ है 6 और 5 अपीयर ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहली पे 6 आए, दूसरी पे 5 आ जाए, थर्ड वाली पे जो मर्जी आ जाए, तो यहाँ पे एक ही नंबर आ सकता है 6, यहाँ पे एक ही नंबर आ सकता है 5, यहाँ पे 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो कितनी आउटकम हुई टोटल एफ़ की 6 आउटकम हो गई है, ठीक है।
अब इनमें कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब होता है जहाँ पे दोनों राजी हों। ध्यान से सुनना, ई वाला इवेंट कह रहा था कि पहली थर्ड टॉस पे ना 4 आना चाहिए, तो मैं वहाँ पे राजी हूँ, ठीक है, यानी यहाँ पे एक ही नंबर आ सकता है। एफ वाला इवेंट कह रहा था कि पहली पे 6 आए और दूसरी पे 5 आए, मैं तब राजी हूँ, तो इस आउटकम पे सारे राजी हैं, यानी ये भी 1, इस पर भी 1 चॉइस, इस पर भी 1 चॉइस, तो तीनों की चॉइसेस कितनी 1 आ गई, ठीक है, मल्टीप्लाई होगी। तो कहने का मतलब इसी आउटकम पे दोनों राजी हैं, तो एक ही आउटकम ऐसी है जो दोनों में कॉमन है। दोनों की कॉमन आउटकम कितनी है? सिर्फ एक है, ठीक है। तो बन गई सारी बातें। अब प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ हमने निकालना है, तो वो निकालने का बड़ा ही आसान तरीका है, फॉर्मूला ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन के फेवर में 1 आउटकम, टोटल आउटकम 216, अपॉन में एफ के फेवर में 6 आउटकम, टोटल आउटकम 216, कट कटा के 1/6 आपका आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें बिल्कुल समझ में आ रही हैं। इसके बाद मदर फादर सन वाला क्वेश्चन करेंगे। कह रहे हैं 3 बंदे हैं, फ़ोटो लेना चाहते हैं, फैमिली फ़ोटो, ठीक है। जहाँ पे आउटकम कम हो वहाँ पे हम बना भी लेते हैं, सेट्स बना लेते हैं प्रॉपर, ज़्यादा यहाँ पे वहाँ पे सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो मदर फादर और सन लाइन अप हुए हैं फ़ोटो उतारने के लिए। हो सकता है मदर बीच में खड़ी हो, फादर इधर, सन इधर खड़ा हो, सन इधर खड़ा हो या फादर इधर खड़ा हो, अरेंजमेंट है इनका, ठीक है। हो सकता है फादर बीच में हो, सन इधर हो, मदर इधर हो, मदर इधर हो, या फिर मदर इधर हो और सन आपका इधर हो, ठीक है। या हो सकता है फादर भी जिद कर सकता है बीच में खड़े होने की, तो सन इधर, मदर इधर, या मदर इधर, सन इधर, ठीक है। तो ये 6 आउटकम बनेंगी। फ़ोटो 6 तरीके से ले सकते हैं। तो सैम्पल स्पेस में कितने आउटकम है? टोटल 6 हैं। ई क्या है? ई वो इवेंट है सन जिसमें एक एंड पे खड़ा हुआ है। तो कौन से इवेंट में सन एक एंड पे खड़ा हुआ है? वो कॉमन इवेंट, मतलब वो इवेंट कौन सा है जिसमें सन एक एंड पे खड़ा हुआ है? एक तो ये इवेंट है, एक ये इवेंट है, एक ये इवेंट है, और एक ये इवेंट है जिसमें सन आपका एंड पे खड़ा हुआ है। एफ़ का मतलब क्या है? एफ़ का मतलब है फादर इन द मिडल। तो फादर बीच में कब खड़ा होता है? इस इवेंट पे खड़ा होता है या इस इवेंट में खड़ा है? 2 इवेंट ऐसे हैं। यहाँ से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने हैं? 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ़ कितने हैं? 2। ई इंटरसेक्शन एफ़ ज़रा आप देखोगे तो क्या आएगा? इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन तो यही है, 2 ही आउटकम कॉमन है। तो ई इंटरसेक्शन एफ़ में कितने इवेंट हैं, कितने एलिमेंट आ रहे हैं कॉमन? 2 एलिमेंट। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई बाय एफ़ की, तो उसका फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ़ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़। ई इंटरसेक्शन एफ़ का मतलब 2 अपॉन में, देखो इंटरसेक्शन एफ़ का मतलब है ये ऊपर चला गया 2 आपका फेवरेबल में थे इसके, टोटल में कितने हैं? 6 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़ का मतलब क्या है? टोटल में 2 है और अपॉन में 6 है, तो ये कट कटा के 1, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। क्वेश्चन नंबर आपने 1 से लेकर के और 9 तक कर लेने हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 के। कल फिर अगली वीडियो में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चों।